अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। गांव मोहल्ला के यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है। साथियों, गांव मोहल्ला लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाता रहा है, लेकिन क्योंकि इस वक्त बिहार में बाढ़ की स्थिति है, लगातार बारिश की वजह से भयावह स्थिति बनी हुई है। इस वक्त हम कुछ जगहों का जो है साहब वहाँ बाढ़ की मौजूदा स्थिति को देखने के लिए हम गए थे कि इसी बीच इसी क्रम में हमारी मुलाकात कांग्रेस के कोचाधामन के कद्दावर नेता सादिक समदानी साहब से बात हुई और ये भी इत्तेफाक देखिए कि ये भी जो है क्षेत्र भ्रमण करके आ रहे थे, कुछ जगहों से अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ बाढ़ पीड़ितों से मिलकर आ रहे थे। तो अब सीधे हमने कहा कि भाई क्यों ना थोड़ा सा वक्त दिया जाए, चुनाव का वक्त है और कहा यह जा रहा है कि मौजूदा जो समीकरण बन रहा है कोचाधामन का, यहाँ पर कांग्रेस की सीट संभवतः कांग्रेस को यहाँ पर सीट मिल सकती है और कहीं ना कहीं राजद के बजाय कांग्रेस पर जो है साहब दाव खेला जा सकता है। सर, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले तबीयत कैसी है आपकी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गाँव मोहल्ला वाले जो आज हमको इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने का काम कर रहे हैं। इस वक्त मेरी तबीयत अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं का असर है जी, तो मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। क्षेत्र भ्रमण करके अभी आप लौट रहे हैं, बाढ़ की स्थिति है, जगह जगह पर जो है साहब पानी जम हो गया है और कई जगह ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसके जद में आ गया है और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिल पा रही है। क्या कहते हैं इसको लेकर के? इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि हर गाँव में अपना आदमी से सर्वे कराए कि भाई किनका घर गिरा है, किनका नहीं गिरा है जी। यहाँ तो ऐसा होता है कि लोग जिनका घर गिरता है बेचारे उनको कुछ नहीं मिलता है, जिनका नहीं गिरता है वो अपना ऊपर ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि आप अदना से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि सादिक समदानी साहब न सिर्फ कोचाधामन के बल्कि कांग्रेस के किशनगंज के कद्दावर नेता हैं। पहली बार ये 2010 में चुनाव लड़े, 12,000 वोट लाए थे और तीसरे पायदान पर रहे थे। फिर उसके बाद 2014 में बाई इलेक्शन हुआ और कोचाधामन में ये जब कांग्रेस के उम्मीदवार थे तो 31,000 वोट ला करके दूसरे नंबर पर थे। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी इनसे बातचीत हो रही थी तो कहा ये पता चला कि साहब एक दिन पहले इन्हें बताया गया कि साहब आपको इलेक्शन लड़ना है। हम जानना चाहेंगे सर कि एकदम से एंड टाइम पर अगर आपको बोला जाए कि भाई आपको चुनाव लड़ना है और फिर चुनाव की तैयारी करना, नॉमिनेशन करना और फिर इतने सारे वोट ला करके, जाहिर है दूसरे नंबर पर लाना अपने आप में रहना बड़ी बात है। किस तरह से, क्या कुछ ज़रा बताएं सर। 2010 के बाद 2014 तक लगातार मैं लोगों के बीच में ही रहा और अचानक जो है हमें चुनाव से नॉमिनेशन से एक दिन पहले हमें पटना से अशोक चौधरी फ़ोन किया कि भाई आपका टिकट दिल्ली से फाइनल होकर आया है, आप आके पटना से ले जाएं। तो मैंने कहा कि अब ये असंभव है कि हम पटना जाएं और सिंबल लेके आएँ फिर नॉमिनेशन करें, ये नहीं हो सकता है। तो फिर वो बोले कि ठीक है, मैं हेलीकॉप्टर से आपका सिंबल कल भेज रहा हूँ, आप नॉमिनेशन का अपना पेपर का तैयारी करिए। तो फिर मैंने तैयारी की, देखते ठीक हेलीकॉप्टर से सिंबल आया और मैंने नॉमिनेशन किया और चुनाव लड़ा। उसके बाद विड्रॉल के दिन अशोक चौधरी बीपीसीसी चीफ थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप विड्रॉल कर लीजिए। मैंने कहा कि भाई आप विड्रॉल हमें करने कहते हैं तो हमको लिखित दीजिए, मैं ये फैक्स नंबर देता, आप हमको फैक्स कर दीजिए। कल होकर आला कमान हमसे सवाल करे कि किस परिस्थिति में किसके आदेश से आपने विड्रॉल किया, तो मेरे पास तो जवाब रहना चाहिए। तो वो बोला कि मैं लिख के नहीं दूंगा। फिर उस वक्त बिहार के प्रभारी थे सीपी जोशी साहब, जो इस वक्त राजस्थान में स्पीकर हैं। मैं उनसे बात किया तो वो बोले कि मैं इस वक्त मैडम के साथ रायबरेली में हूँ, मैं रात को तुम्हें बताऊंगा। रात में जब मैंने उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ इस किस्म की कोई बात नहीं है, तुम डट के चुनाव लड़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। उन्हीं लोगों की हिम्मत पर मैं चुनाव मैदान में डटे रहा। अशोक चौधरी हमको बोले कि आप अपना प्रचार बंद करिए। मैंने कहा मैं प्रचार बंद नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बात नहीं मानिएगा। हम कहे नहीं, मैं आला कमान की बात मानूंगा कि आपकी बात मानूंगा। तो उसी में उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको पार्टी के तरफ से कुछ भी सहयोग नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, हमको जनता का सहयोग मिल रहा है। और समय में इतना कुछ मैनेज कर लेना और फिर दूसरे पायदान पर रहना, ये तो अपने आप में एक चैलेंज था सर। ये तो सब अल्लाह का दिया हुआ है, आपके और मेरे बस में नहीं है। कैसे कैसे मैनेज हो गया, ये अलग बात है कि चुनाव जीतते जीतते हम हार गए।
कुछ कमजोरियां हमारे बीच रही होगी, चाहे वो पैसा फैक्टर हो, जो भी हो, उसको मैंने। चलिए, वो 2014 की बात थी। अब 2020 के चुनाव में कयास ये लगाया जा रहा है, एक सीट यहाँ की बात हो रही है, कोचाधमन की बात हो रही है। हम जानना ये चाहेंगे, क्या आपके पास इस तरह कोई जानकारी है? अगर है तो आप अपने आप को कितने मजबूत पाते हैं? क्या आप इस इलेक्शन में किस्मत आजमाएंगे? अगर पार्टी हम पर भरोसा करेगी और हमको उम्मीदवार बनाएगा तो मैं दमखम से चुनाव लड़ूंगा और इंशाअल्लाह जीत का पटाखा फहराऊंगा। लेकिन हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, मुकद्दर में जिसका है वही जीतेगा। लेकिन चुनाव में इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं होगी, चुनाव लड़ने में कोई कमी नहीं होगी। चुनाव लड़ूंगा, जम के लड़ूंगा, दमखम से लड़ूंगा। अगर पार्टी आपको उम्मीदवार नहीं बनाती तब भी इलेक्शन लड़ेंगे या फिर कुछ और? नहीं, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करने वाला हूँ। मैं पार्टी के साथ हूँ, रहूँगा। चलिए, मौजूदा परिस्थिति पर बात करेंगे। इस इलेक्शन में आपके हिसाब से सरकार किसकी बनती दिख रही है? सरकार तो दो ही आदमी मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे तेजस्वी बने या नीतीश कुमार जी ही बने। ओवैसी फैक्टर को कितना मजबूत मानते हैं आप? नहीं, कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है ओवैसी। चलिए, तो कहीं ना कहीं सादिक समदानी साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है, मुकाबला राजद और नीतीश कुमार जेडीयू के बीच में, यानी महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला होगा। अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है, कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर आप चुनाव में आते हैं, तो आपके एजेंडा में वो कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी जिसको करना जो है आप तरजीह देंगे? सर देखिए, रोड का जहाँ तक मामला था वो तो हमारे जो अभी वर्तमान विधायक हैं उन्होंने करीब करीब सारा रोड को बनवा दिया है। यहाँ जैसे हॉस्पिटल बन गया है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, वहाँ बाज़ाब्ता इलाज होना ज़रूरी है। और शिक्षा में भी थोड़ा सा हॉस्टल बन गया, स्कूल बन गया, लेकिन शिक्षक नहीं है, जिसके वजह से बच्चे को अच्छा तालीम नहीं मिल पा रहा है। ये सब मेरा एजेंडा होगा। और क्योंकि ये जो इलाका है सर, किसानों का इलाका है, कृषि प्रधान हमारा क्षेत्र है, तो यहाँ के किसानों के लिए कुछ है आपके जहन में रोड मैप? बिल्कुल किसानों के लिए है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे किसान के आय हम दोगुना कर देंगे, लेकिन दोगुना तो क्या, किसान की आमदनी को जो है पिछले साल से इस बार आधा करवा दी हो। ये इलाका मक्का काफ़ी लोग लगाए थे, इस इलाके में इसकी खेती बहुत ज़्यादा हुई थी, कुछ तो ऊपर वाले ने मार दिया, मौसम की वजह से लोगों का मक्का बर्बाद हो गया। जो भी बचा खचा वो 800, 850, 900 रुपया कुंटल लोगों को बेचना पड़ रहा है, बेचा। अब पिछले साल जबकि 2200 रुपये कुंटल किसान लोग बेचते थे। किसान लोग इसी उम्मीद पे फिर इस बार काफ़ी मतलब इससे जो है मक्का का खेती किए थे काफ़ी उम्मीद से कि हम लोगों की हालत में सुधार होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।